नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की वीडियो सीरीज में आज नेक्स्ट वीडियो है। पिछली वीडियो में सेक्शन 35 कवर किया था, यानी हम लोग अरेस्ट के प्रोविजंस कवर कर रहे हैं, चैप्टर 5 ऑफ BNSS। आज सेक्शन 36 से आगे कवर करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आप लोग मेरे साथ डायरेक्ट लेके बढ़ जाइए, हम लोग एक एक पॉइंट को टच करते हुए चलेंगे। सेक्शन 36 कहता है कि प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, यानी जब अरेस्ट पुलिस ऑफिसर करती है तो उसका क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी और उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। तो इसमें लिखा है कि एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट, प्रत्येक पुलिस अधिकारी जब वो अरेस्ट करेंगे तो उनकी ये ड्यूटी है, ही शैल बियर एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम, यानी अपने नाम की वो सही दृश्यमान, यानी विजिबल माने होता है दृश्यमान, जो दिखाई दे, और स्पष्ट पहचान धारण करेंगे अपने नाम की, जिससे उनकी सहज पहचान की जा सके, यानी उस पुलिस वाले की पहचान हो सके। लिखा भी है इसमें, विच विल फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये सेक्शन 36 का क्लॉज ए हो गया। 36 का क्लॉज बी है, प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच विल बी। तो पुलिस ऑफिसर जब अरेस्ट करने जाएगी एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तैयार करेगी, जो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट है सेल बी अटेस्टेड बाई एटलीस्ट वन विटनेस, एक विटनेस के द्वारा उसे अटेस्ट करवाया जाएगा, और वो जो विटनेस होगा वो गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति का कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, घर का सदस्य हो सकता है, या उसका, ठीक है, या उस लोकेलिटी का जहाँ से गिरफ्तारी की गई है वहाँ का रेस्पेक्टेबल मेंबर होगा। ठीक है, क्लॉज 2 कह रहा है जो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट है वो गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति से काउंटर साइन भी करवाया जाएगा। ये प्रोसीजर है, पुलिस ऑफिसर इसे फॉलो करते हैं। ठीक है, जब अरेस्ट करने जाते हैं पुलिस ऑफिसर किसी को, तो ये इस सारे प्रोसीजर को वो फॉलो करेंगे। क्लॉज सी कह रहा है कि इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड, यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसे इन्फॉर्म करेगी पुलिस कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि अपनी गिरफ्तारी के बारे में वो सूचना दे दे, किसे, फ्रेंड और रिलेटिव को, जो उसका मित्र है, कोई रिश्तेदार नातेदार वगैरह को सूचना दे दे। सेक्शन 37 कह रहा है डेजिग्नेट पुलिस ऑफिसर। तो स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, द स्टेट गवर्नमेंट सेल इस्टेब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम। तो पुलिस कंट्रोल रूम राज्य स्तर पर और जिले में, प्रत्येक जिले में कौन इस्टेब्लिश करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, इसे ही PCR बोलते हैं। और इसमें क्लॉज भी नया ऐड किया गया है, पहले क्लॉज भी नहीं था। ये जो सेक्शन 37 है BNSS में, यही CRPC में सेक्शन 41C था। ठीक है, अब इसमें क्लॉज भी ऐड कर दिया, डेजिग्नेट अ पुलिस ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी पुलिस स्टेशन, यानी जो राज्य सरकार है वो प्रत्येक जिले के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस अधिकारी नामित करेगी। ये जो पुलिस अधिकारी हैं वो ASI की रैंक से नीचे नहीं होंगे, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रैंक के नीचे नहीं होंगे। और ये जो ASI हैं इनकी ड्यूटी क्या होगी, इनका काम क्या है, इनका काम ये है जो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है ना, उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसने जो ऑफेंस किया उसका क्या नेचर है, और उसे किस चार्ज में गिरफ्तार किया गया है, ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। और ये जो रिकॉर्ड है इसको मेंटेन करने के बाद प्रत्येक पुलिस स्टेशन में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वो भेज देंगे, डिजिटली भेजें या किसी दूसरे मीडियम से भेजें। ठीक है, सेक्शन 38 कह रहा है कि राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट, यानी जो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है वो वकील से मिल सकता है, अपनी खुद की चॉइस के वकील से मिल सकता है पूछताछ के दौरान। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात ये लिखी है, प्रत्येक पूछताछ के दौरान नहीं, है ना, पूरी पूछताछ के दौरान नहीं। इसका मतलब यह है कि मान लो पुलिस ऑफिसर ने पूछताछ में 2 सवाल पूछे, अब वो कह रहा है मैं पहले अपने वकील से मिल लूँ, फिर 2 सवाल पूछे, फिर कह रहा है मैं अपने वकील से मिल लूँ। तो इस तरीके से नहीं, एक बार इंटेरोगेशन शुरू हो गई, एक बार पूछताछ शुरू हो गई, दैट्स इट। फिर उसके बाद पूछताछ खत्म होने के बाद ही आप अपने पसंदीदा वकील से मिलोगे। ठीक है, तो यही सेक्शन 38 कह रहा है, यानी जो अरेस्टेड पर्सन है वो अपने पसंदीदा वकील से मिल सकता है। सेक्शन 39 कह रहा है कि अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस। देखो ये सेक्शन 39 जो है वो CRPC में सेक्शन 42 था, और ये इकलौता ऐसा सेक्शन है जिसमें कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगा। और लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। शर्त ये है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के सामने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का कोई एक्यूज्ड है, यानी असंज्ञेय अपराध का वो अभियुक्त है, और पुलिस ऑफिसर उससे उसका नाम और पता मांगता है, नेम और रेजिडेंस मांगता है, एड्रेस मांगता है, और वो बताने से मना कर दे, या वो उसे कोई ऐसा नाम और पता दे जिसको पुलिस ऑफिसर को लगे कि ये गलत बता रहा है, तो पुलिस ऑफिसर उसे गिरफ्तार कर लेगी। यही सारी बातें इसमें लिखी हैं। क्लॉज 2 में बताया गया है कि व्हेन ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन हैज़ बीन असर्टेन, जब पुलिस वाले को उसका सही नाम और पता चल जाएगा तो पुलिस ऑफिसर उसे रिलीज कर देगी बेल बॉन्ड पे। ठीक है, लेकिन अगर पुलिस वाले को लगता है कि इसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, है ना, टू अपीयर बिफोर अ मजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड, तो उसे वहाँ प्रोड्यूस करेगी मजिस्ट्रेट के सामने। फिर इसमें एक प्रोवाइजो है कि अगर कोई मान लो पर्सन इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब वो इंडियन रेजिडेंट नहीं है, तो जो बेल बॉन्ड है ना वो किसी इंडियन रेजिडेंट के द्वारा ही सिक्योरिटी द्वारा दिया जाएगा। द बेल बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाई अ सिक्योरिटी और सिक्योरिटी रेजिडेंट इन इंडिया। तो जो सिक्योरिटी और सिक्योरिटी दी जाएगी वो इंडियन रेजिडेंट के द्वारा दी जाएगी।
क्लॉज 3 कह रहा है कि इफ़ ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन इज नॉट असर्टेन, अगर जो सही नाम और पता है वो असर्टेन नहीं हुआ 24 घंटे के अंदर, उसके मतलब जब उसे अरेस्ट किया गया उसके 24 घंटे के अंदर उसका सही नाम और पता गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति का नहीं पता चला, और इफ़ ही फेल्स टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड, और वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने से भी फेल हो गया, बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने से भी फेल हो गया, ठीक है, तो ही शेल फॉरवर्ड, तो उसे कहाँ भेज दिया जाएगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा जिसके पास उस एरिया की जुरिडिक्शन है। अब आ जाओ सेक्शन 40 पे। सेक्शन 40 कह रहा है कि अरेस्ट बाई प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट, प्राइवेट पर्सन भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, ये सेक्शन 40 और BNSS हमें बताता है, और ये CRPC में सेक्शन 43 था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एनी प्राइवेट पर्सन, कुछ लेकिन शर्तें हैं, कोई भी प्राइवेट पर्सन जिसके सामने कोई कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस हुआ है तो वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। अब लेकिन कोई आम आदमी को क्या पता, उसने थोड़ा ना CRPC में या BNSS में फर्स्ट शेड्यूल पढ़ा है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जब वो अरेस्ट करेगा प्राइवेट पर्सन किसी व्यक्ति को, तो उसे वो पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाएगा, ठीक है। अब ये जो टाइम लिमिट ऐड कर दी है 6 घंटे के अंदर, जब उसने अरेस्ट किया किसी प्राइवेट पर्सन ने तो 6 घंटे के भीतर उसको पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाएगा। अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है तो फिर किसके पास ले जाएगा, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास जो भी उसके आसपास हो। तो यही इसके क्लॉज 1 में। क्लॉज 2 में इसमें लिखा हुआ है कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि जो प्राइवेट पर्सन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया उसके ऊपर सेक्शन 35 का क्लॉज 1 अप्लाई हो रहा है। आपने सेक्शन 35 पढ़ा था कि व्हेन अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, कब पुलिस अधिकारी किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो अगर सेक्शन 35 का क्लॉज 1 अप्लाई हो रहा है उस अरेस्ट पे, जो प्राइवेट पर्सन ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया, तो फिर पुलिस उसे कस्टडी में ले लेगी। क्लॉज 3 कह रहा है कि इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर मान लो उस व्यक्ति ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। अब मैंने आपको बताया ना कि आम आदमी ने तो नहीं पढ़ा ना CRPC या BNSS का फर्स्ट शेड्यूल, तो उसे क्या पता ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है। तो जब वो पुलिस ऑफिसर के पास लेके गया और पुलिस ऑफिसर को पता चला कि यार इसने तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो उसका नेम और एड्रेस पूछ के, और नेम और एड्रेस पूछेगी, और पुलिस ऑफिसर को अगर नेम और एड्रेस वो व्यक्ति देने से रिफ्यूज कर देता है ना, तो फिर वही सेक्शन 39 की कार्रवाई लागू हो जाएगी। ये लिखा हुआ है इसमें, एंड ही रिफ्यूज ऑन डिमांड टू पुलिस ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस और गिव अ नेम और रेजिडेंस विच सच ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव दैट टू बी फॉल्स, यानी नाम और एड्रेस देने से मना कर दे या ऐसा नेम और एड्रेस दे जो पुलिस वाले को लगता है कि ये गलत बता रहा है। ही शैल बी डील विद अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39, तो वही सेक्शन 39 की प्रोसीडिंग्स चालू हो जाएंगी इसमें। बट इफ देयर इज नो सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस, लेकिन अगर पुलिस वाले को लगता है कि इसने कोई ऑफेंस नहीं किया है तो ही शैल बी रिलीज एट वंस, उसे फ़ौरन छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको 3-4 केस बता देता हूँ, अरेस्ट के ऊपर काफ़ी लीडिंग केस हैं, LLB के टाइम पे मैंने पढ़े थे। इसमें पहला केस है 1994 का। देखो ये केस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, ठीक है, मैं इनके फ़ोटो खींच के टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पहला केस है जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट को लेकर 3 गाइडलाइन इशू की थी। उसके बाद जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव केस आया अरेस्ट के ऊपर वो आया DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये इस केस से सारे लॉ स्टूडेंट फैमिलियर होंगे, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने टोटल 11 गाइडलाइंस इशू की थी, यानी पुलिस ऑफिसर अगर किसी को गिरफ्तार करने जाएंगे तो क्या क्या रूल्स, क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। और ये जो CRPC में सेक्शन ऐड हुए थे 41A B C D, ये कहीं ना कहीं ये DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के ही वजह से ऐड हुए थे। उसके बाद आ जाओ ये अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें टोटल 5 गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने इशू की थी। इसका भी फोटो खींच के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा। ये 2014 का केस है। और एक लास्ट केस है सत्येंद्र कुमार एंटिल वर्सेस CBI एंड अदर्स। इसका भी फोटो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ये 2022 का एकदम लीडिंग केस है, ठीक है, मतलब एकदम लेटेस्ट केस है। और आपको अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो, या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे रेलवे PP हो या ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और इंस्टाग्राम की ID भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू।